हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RKCI पर। तो आज हम हमारी जो रैपिड फायर सीरीज है बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसके नेक्स्ट यानी थर्ड चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ या फिर मानव जनन स्वास्थ्य या जनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो जनन स्वास्थ्य जो आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे MCQ क्वेश्चंस और उनका डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। मतलब आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज होने वाला है। याद रखिएगा, आपका जो ये चैप्टर है इससे आपको MCQ क्वेश्चंस यानी कि या फिर PYQ भी जिसको हम कह देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान, और आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस वीडियो से बाहर जाएगा। मैं पूरा चैप्टर आपको इस वीडियो में रिवाइज कराने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, और अगर आप चैप्टर ये पहले पढ़ के आ रहे हो तो आपको रिवीजन में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एक बार इस वीडियो को एक बार आपने देख लिया तो ये चैप्टर आपकी उंगलियों पे हो जाएगा, और एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड गलत नहीं होगा। इसकी 100% गारंटी मैं आपको देता हूँ। अगर आपने ये वीडियो देखी पूरी वीडियो तो आपका इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी सिंगल क्वेश्चन भी आपका एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, तो फटाफट जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो बिना देरी किए चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? एड्स, पोलियो, हाथी पांव रोग या क्षय रोग? इनमें से कौन सा है जो यौन संचारित रोग है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्स। तो लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि यौन संचारित रोग क्या है। ऐसे तो यौन संचारित रोग कैसे रोग होते हैं? ऐसे रोग जो यौन क्रिया द्वारा संचरित होते हैं। किसके द्वारा? यौन क्रिया द्वारा, है ना। यौन क्रिया या फिर मैथुन क्रिया द्वारा संचरित होने वाले रोग यौन संचरित रोग कहलाते हैं। और उसमें से एड्स एक बहुत ही खतरनाक रोग है। पोलियो नहीं होता है, हाथी पांव रोग भी नहीं होता है, और ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम TB बोलते हैं वो भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, और भी होते हैं जैसे सिफिलिस भी इसकी कैटेगरी में आ जाता है ना। थोड़े से एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं। गोनेरिया यहाँ पर आ जाता है और HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जनित रोग होता है वो आ जाता है। जनिक हर्पिस इसके अंदर आ जाता है जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। जनिक हर्पिस ये भी एक वायरस जनित रोग है। तो इस तरह से क्लेमीडियता जो कि एक जीवाणु जनित रोग है, क्लेमीडियता। ठीक है, ये भी एक जीवाणु जनित रोग है। तो ये सभी रोग हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है यहाँ पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज अ कॉन्स्टिट्यूट और ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? है ना, हिंदी में बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा रसायन मुख्य गर्भ निरोधक गोली का अवयव है? तो जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो यहाँ पर गोलियां होती हैं। एक है सहेली, है ना, और एक है माला डी। दो गोलियां हैं, है ना। इनमें क्या होता है उस पर बात करेंगे, पहले एग्जाम्पल पर बात कर लेते हैं। सहेली जो है एक साप्ताहिक गोली है। क्या है? साप्ताहिक गोली है, याद रखिएगा। और जो माला डी है ये कैसी है? ये प्रतिदिन ली जाने वाली गोली। कौन सी है? प्रतिदिन ली जाने वाली। याद रखिएगा, ये जो हमारा आर्तव चक्र है, क्या है? आर्तव चक्र, है ना। सहेली क्या की जाती है? ये आर्तव चक्र के पहले दिन से लेकर 21वें दिन तक ली जाती है लगातार, जबकि 22वें से 28वें दिन तक ये नहीं ली जाती है। मतलब 7 दिन गैप रहता है, 7 दिन इसको नहीं लिया जाता, बाकी 1 से 21 दिन लिया जाता है। बाकी साप्ताहिक गोली हर सप्ताह ली जाती है। कब ली जाती है? हर सप्ताह। ठीक है, और बात ध्यान रखना, जो सहेली है ये गैर स्टीरॉयडल है। कैसी है ये? गैर स्टीरॉयडल गोली है। स्टीरॉयडल गोली है ना, स्टीरॉयडल। ठीक है,
और ख़ास बात यह है कि सहेली जो है इसका निर्माण ICR द्वारा है ना, ICRI लखनऊ द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ICRI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंडियन कॉन्ट्रासेप्टिव रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ, है ना, ICRI क्या है? इंट्रा कॉन्सेप्टिव ICDRI, सॉरी ये डी और आएगा इसमें, है ना, इंडियन कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। ठीक है, ये इसका यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इसने इसका निर्माण किया था। एक बार इसको ध्यान दीजिएगा और बताइएगा मुझे कि क्या इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, एक बार ध्यान दीजिएगा, है ना। तो क्या है? इंडियन कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहाँ है ये? लखनऊ है। क्या बनाया इसने? सहेली बनाई है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है ना, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये माला डी और सहेली जो गोलियां हैं इनमें क्या होता है, इनका कॉन्स्टिट्यूंट क्या होता है? तो ये होता है प्रोजेस्टेरोन। इनमें क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन। ये है क्या? गर्भ निरोधक गोली, यानी कि गर्भ को धारण करने से रोकती हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्टेड बाय एमनियोसेंटेसिस, है ना। तो देखिए हिंदी में देख लेते हैं। एमनियोसेंटेसिस के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच की जाती है? अब बात आती है कि एमनियोसेंटेसिस क्या है। एमनियोसेंटेसिस एक परीक्षण है। क्या है ये? एक परीक्षण है। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाता है? जो भ्रूण, यानी माता के गर्भ में जो भ्रूण होता है वहाँ से जो एमनियोन गुहा होती है, कौन सी गुहा? एमनियोन गुहा, उससे एमनियोन द्रव निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एमनियोन द्रव निकाला जाता है और इस द्रव को निकाल कर इसकी जांच की जाती है। अब इसकी जांच की जाती है और किस लिए की जाती है? मुख्यतः इसकी जांच की जाती है जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए। किसके लिए? जेनेटिक डिसऑर्डर या अनुवांशिक विकार या उपापचयी संबंधी जो विकार होते हैं उनका पता करने के लिए इसकी जांच की जाती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुवांशिक विकार। लेकिन आप सभी जानते हो कि इसका जो दुरुपयोग है वो सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण में भी किया जाता है। किसमें? लिंग निर्धारण में। देखो राइट आंसर तो हो जाएगा अनुवांशिक विकार, लेकिन आपका भी दिमाग कह रहा होगा कि यहाँ पर उपरोक्त सभी होना चाहिए, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन उसका मैं बता देता हूँ, लिंग निर्धारण में इसका उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता, ये इसका दुरुपयोग है। क्या है? इसका दुरुपयोग है, याद रखना। लिंग निर्धारण क्या है? इसका दुरुपयोग है और ये गैर कानूनी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, है ना। तो जो अभी बात की है हमने मुख्य गर्भ निरोधक गोलियां, जो गोलियों के बारे में, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन इनमें मुख्य तत्व हैं। ठीक है भाई, फिर देखिए 5th क्वेश्चन क्या है। द फंक्शन ऑफ द कॉपर आयन रिलीज फ्रॉम द कॉपर इंट्रायूटेराइन डिवाइस, यानी कि IUD के बारे में बात हुई है। कॉपर वाली IUD है ये, है ना। कॉपर अंतर गर्भाशय युक्त द्वारा मोचित कॉपर आयन क्या कार्य करता है? तो देखिए शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया को बढ़ाता है, तो गर्भाशय के अंतरोपण के लिए गर्भाशय को अंतरोपण के लिए अनुपयुक्त करता है, अंडोत्सर्ग को रोकता है या शुक्राणु गतिशीलता को कम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्राणु गतिशीलता को कम करता है या टू सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी। ठीक है, ये क्या है? कॉपर टी। और कॉपर टी के मैं आपको बता दूं यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स हैं कॉपर टी के हमारे पास। देखिए क्या क्या एग्जाम्पल है। एक है कॉपर टी, है ना, एक है कॉपर 7 और एक है मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। इन वैसेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्लैंक थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द सेरोटम इज रिमूव्ड और टाइड अप। शुक्रवाहक उच्छेदन में अंडकोश में चीरा लगाकर खालिस्तान का छोटा सा भाग काटकर निकाला अथवा बांध दिया जाता है ना। यहाँ पर ये अंडकोश नहीं आएगा, यहाँ पर वृषणकोश आएगा। याद रखिएगा क्या आएगा? वृषणकोश। ठीक है, यहाँ पर वृषणकोश आएगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें क्या किया जाता है? चीरा लगाकर छोटा सा भाग काट दिया। अब किसका? वृषण जालिका का, शुक्रवाहिका का, शुक्रवाहक का या अधिवृषण का, है ना। तो देखिए यहाँ पर है
वासा डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, वासा इफ्रेंस या टेस्टिस। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका वासा डिफरेंस, यहाँ पर शुक्रवाहक। ठीक है, तो वासा डिफरेंस का क्या होता है, यहाँ पर चीरा लगाकर उसको काट कर हटा दिया जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं वैसेक्टोमी। क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी इसको कहा जाता है, या शुक्रवाहक उच्छेदन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड रिलेटिव सेफ ड्यूरिंग, है ना। तो ये कितने दिनों तक सेफ होती है, अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, अप टू 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, अप टू 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, अप टू 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। सगर्भता का चिकित्सकीय समापन खालिस्तान तक, है ना, ये डॉट डॉट लगा देते हैं, अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सगर्भता के 12 सप्ताह तक, या प्रथम जो 3 महीने हैं, है ना, प्रथम जो 3 महीने हैं वहाँ तक इसको सुरक्षित माना जाता है। उसके बाद ये असुरक्षित हो जाता है माता के लिए और भ्रूण दोनों के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उल्ब वेदन तकनीक का प्रयोग होता है। उल्ब वेदन मतलब एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस इज अ टेक्निक यूज टू, तो एमनियोसेंटेसिस के लिए किसका उपयोग होता है, अभी हम बात कर चुके हैं भ्रूण में आनुवंशिक विकारों की पहचान करने में। ठीक है भाई, फिर देखिए द जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर आर ट्रांसफर इनटू, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जायगोट, जायगोट यानी युग्मनज, जो कि कैसे 8 ब्लास्टोमियर तक के प्रारंभ भ्रूण को खालिस्तान में स्थानांतरित किया जाता है। अब देखिए भ्रूण को स्थानांतरित, ये भ्रूण क्या है, भ्रूण यानी एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। अब इसको ट्रांसफ़र 2 जगह किया जाता है, एक तो किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, कहाँ, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब मतलब अंडवाहिनी में। ठीक है, अंडवाहिनी में। दूसरा क्या, कहाँ किया जाता है, यूटेराइन, है ना, यूटेराइन में, कहाँ पर, गर्भाशय में। अब कंडीशन ये है कि कब किया जाता है। देखिए 8 सेल तक का जो भ्रूण होता है, यानी 8 कोशिका के जो भ्रूण होता है उसको फैलोपियन ट्यूब में, और यहाँ पर 8 से अधिक यानी कि 16 से 32 कोशिका की अगर हम जनरली बात करें, तो यानी कि अगर 8 से अधिक कहते हैं तो आप गर्भाशय कीजिएगा, 8 तक के लिए क्या कहोगे, फैलोपियन ट्यूब या फिर अंडवाहिनी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, डिम्बवाहिनी। फिर देखिए वह तकनीक जिसके द्वारा शुक्राणु का सीधा, है ना, ये सीधा है याद रखिएगा, सीधा प्रवेश अंडाणु में कराया जाता है। द टेक्निक बाय विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। तो कौन सी तकनीक है जिसमें डायरेक्टली जो शुक्राणु उसको अंडे में प्रवेश कराया जाता है, जिफ्ट है, गिफ्ट है, GIUT है, या फिर ICSI है ना। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, मैं सभी की फुल फॉर्म एक बार बताता हूँ, इतने आप गैस कीजिएगा आंसर और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए GIFT क्या है, जाइगोट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, फिर देखिए जिफ्ट क्या है, यहाँ पर सॉरी गिफ्ट की बात करते हैं, क्या है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। फिर है देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ZIUT क्या है, जाइगोट इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। ठीक है, और फिर बचता है ICSI जिसको हम बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर, या फिर साइटोप्लाज्मिक भी हो सकता है, साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। ठीक है, इंसेमिनेशन, ये सब की मैंने फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि शुक्राणु को सीधा किस में प्रवेश कराना है, अंडाणु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ICSI, या हिंदी में इसको कहते हैं अंतः कोशिकीय शुक्राणु प्रवेश, है ना, अंतःक्षेपण भी कह देते हैं, अंतः कोशिकीय शुक्राणु प्रवेश। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर इसका राइट आंसर ये हो जाता है। तो जिनके शुक्राणु या फिर बहुत कम होते हैं, संख्या बहुत कम होती है, उन गति नहीं होती, तो उनको इस तरह से उपयोग में लिया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवर्तनशील गर्भ में एमनियोसेंटेसिस द्वारा निम्नलिखित में किसकी पहचान नहीं की जा सकती। तो इनमें किसकी पहचान नहीं की जा सकती, पीलिया, डाउन सिंड्रोम, फीटस का लिंग, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो यहाँ पर है की नहीं जा सकती,
तो यहाँ पर पीलिया की पहचान नहीं कह सकते हम, बाकी फीटस का लिंग निर्धारण कर सकते हैं। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, ये दोनों तो अनुवांशिक रोग हैं ही, है ना। लिंग निर्धारण भी किया जा सकता है, लेकिन क्या नहीं किया जा सकता, पीलिया का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है भाई। फिर देखिए 12th क्वेश्चन क्या है, लिपेस लूप का उपयोग किस प्रकार के गर्भ निरोधक के रूप में होता है? वोल्ट रोध के रूप में, औषधि रहित आईयूडी, तांबा मोचक आईयूडी, या गर्भाशय ग्रीवा रोधक। देखिए आईयूडी क्या होती है, आईयूडी, है ना, ये क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अंतः गर्भाशय युक्ति, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, ये क्या है, अंतः गर्भाशय युक्ति, गर्भाशय युक्ति। ठीक है। अब ये यहाँ पर दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक होती है, देखिए इधर लिख देते हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है औषधि रहित, औषधि रहित, और एक होती है औषधि युक्त, औषधि युक्त। ठीक है। अब देखिए औषधि रहित में आता है लिपेस लूप। क्या आता है? लिपेस लूप, औषधि रहित के अंदर। और औषधि युक्त में दो तरह की आती हैं, एक होती है कॉपर टी, है ना, कॉपर वाली, और एक होती है हार्मोन मोचक, है ना। क्या होती है? हार्मोन मोचक, हार्मोन मोचक। मैं सभी का एग्जाम्पल बता देता हूँ। कॉपर टी वाली में कॉपर औषधि वाली जिसमें बात करें तो कॉपर टी तो है ही, कॉपर 7 जो एग्जाम बता चुका हूँ मैं, और मल्टी लोड 375, है ना, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ 375। यहाँ पर बात करें तो हार्मोन मोचक में एक होता है प्रोजेस्टार्ट, प्रोजेस्टार्ट, और एक होता है LNG-20, LNG-20। ठीक है, तो मैंने पूरा बता दिया राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है औषधि रहित के बारे में पूछा गया है ना। लिपेस लूप का उपयोग किस प्रकार के रूप में होता है? तो लिपेस लूप का एग्जाम्पल है औषधि रहित आईयूडी। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मोचक आईयूडी है? तो अभी एग्जाम्पल बताया, क्या हो जाएगा? LNG-20। फिर देखिए निम्नलिखित में से एक गर्भ निरोधक विधि नहीं है, इनमें से कौन सी है जो गर्भ निरोधक विधि नहीं है? कंडोम, ये बिल्कुल है, गर्भ निरोधक विधि में आता है, अवरोध में आ जाता है। ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन से संयोजित गोलियां, लिपेस लूप, और नलिका उच्छेदन। नलिका उच्छेदन ट्यूबेक्टोमी हम बता चुके हैं, है ना। इसमें क्या होता है, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब को या अंडवाहिनी को काटा जाता है। किसको काटा जाता है? अंडवाहिनी, अंडवाहिनी को काटकर उसके दोनों छोरों को बांध दिया जाता है, ट्यूबेक्टोमी। लिपेस लूप अभी पढ़ चुके हैं हम, कॉन्डोम भी होता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर देखिए 15 क्वेश्चन है, ताम्र मोचनी अंतर्गर्भाशय युक्तियाँ से विमोचित कोपेरेंट क्या काम करते हैं? यानी कि जो कॉपर टी वगैरह हैं, इनमें कॉपर का क्या काम है? तो ये शुक्राणु गतिशीलता को कम करता है। ठीक है भाई। फिर देखिए यहाँ पर 16 को, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? अब बात आती है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है क्या। आखिर टेस्ट ट्यूब बेबी की कब आवश्यकता होती है? तो ऐसे व्यक्ति जो लगातार 2 साल तक, कितने साल तक? 2 साल तक असुरक्षित यौन संबंध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी जो तकनीक है उसका यूज़ करते हैं। और इसमें होता क्या है? गर्भाशय में निषेचन में विकास दोनों, अंतः पात्र निषेचन, फिर गर्भाशय में प्रत्यारोपण, टेस्ट ट्यूब में विकसित बच्चा, टेस्ट ट्यूब में निषेचित हुए विकसित भ्रूण। देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, काफ़ी अच्छे ऑप्शंस भी हैं, एक बार जरूर पढ़िएगा, थोड़ा ध्यान भी दीजिएगा, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतः पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रत्यारोपण। क्योंकि जो भ्रूण है उसको टेस्ट ट्यूब में विकसित नहीं कराया जाता, वो गर्भाशय में ही विकसित होता है। ठीक है भाई, तो राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है, चिकित्सकीय सगर्भता समापन को कितने सप्ताह की गर्भावस्था को सुरक्षित माना जाता है? यानी कि MTP, मेडिकली टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, है ना। क्या है? मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। तो ये देखिए इसमें कितने सप्ताह तक की बात हुई है? यहाँ पर इसमें बात हुई है 12 सप्ताह तक, या फिर पहले 3 माह, मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखिए क्या किया गया था कि 1971 में, कब? 1971 में सगर्भता समापन से संबंधित एक अधिनियम बनाया गया था। कब बनाया गया था ये? सगर्भता समापन से संबंधित 1971 में। ये बात ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर सन भी पूछी जाती है ना। और उसमें ये कहा गया है कि 12 सप्ताह तक के बच्चे की है MTP, यानी कि
प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, उससे ज़्यादा उसे नहीं रोका जा सकता। फिर देखिए 18 क्वेश्चन क्या है, कॉपर एक युक्ति है जो रोकती है, तो ये हम बात कर चुके हैं। यहाँ ये क्या करती है, ब्लास्टोसिस्ट के रोपण को भी रोकती है, ठीक है भाई, अंतः रोपण को रोकती है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक दंपति जिसके पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है, उनके लिए निषेचन की कौन सी तकनीक उचित रहेगी? अंतः गर्भाशय स्थानांतरण, है ना, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र यानी कि फिर सी आ जाएगा, ए और बी दोनों वाला, और अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, जिसको हमने ICSI कहा है। अब जिनमें शुक्राणु संख्या बहुत कम है, उनको चाहे आप गर्भाशय में स्थानांतरित करो, चाहे आप उनको स्थानांतरित करो अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब में, तो कहीं भी करो, उनकी संख्या भी कम है और गति भी कम है, तो वो अंडाणु को निषेचन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, शुक्राणु को डायरेक्टली अंडाणु में प्रवेश कराते हैं अंतःकोशीय शुक्राणु निक्षेपण के साथ। तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन, और साथ ही हमने इस चैप्टर के सभी जो टॉपिक्स थे उनके बारे में हमने बातें की। और अगर आपको लगता है कुछ टॉपिक्स यहाँ रह गए हैं तो आप बता सकते हो, जैसे कुछ फुल फॉर्म्स यहाँ पर इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे AI है, AI यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, यहाँ पर क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए हमने जिफ्ट के बारे में बात कर ली है, फुल फॉर्म के बारे में भी, गिफ्ट के बारे में बात कर ली है। गिफ्ट में क्या होता है, गैमीट जो यहाँ पर शुक्राणु होता है उसको कहाँ ट्रांसफ़र कराया जाए, शुक्राणु या अंडाणु को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। जायगोट में हमने बात की थी, यहाँ पर जो जायगोट होता है उसको फैलोपियन ट्यूब में यानी कि 8 कोशिकीय को फैलोपियन ट्यूब में। अगर IUT की बात करें तो इसमें 8 से अधिक, है ना, 8 सेल से अधिक जो भ्रूण होता है उसको गर्भाशय में ट्रांसफ़र कराया जाता है। ये सभी टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक से रिलेटेड है। 2 तरह की टेक्निक्स होती हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। IVF में भी 2 तरह की होती हैं, IVF 2 टाइप की होती है, ठीक है भाई, IVF और IVF, ठीक है। एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और एक होता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। दोनों में अंतर क्या है, इसमें पात्रे निषेचन होता है। कहाँ होता है, पात्रे निषेचन, और इसमें होता है जीवे निषेचन, यानी जीव के अंदर निषेचन होता है। जब जीव के अंदर निषेचन होता है तो युग्मक जीव के अंदर ही ट्रांसफ़र कराए जाते हैं, और जब पात्र यानी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचन होता है तो युग्मकों को नर और मादा से यानी माता पिता से लेकर के उन दोनों के जो शुक्राणु और अंडाणु हैं यानी युग्मक है उनको टेस्ट ट्यूब में निषेचित कराया जाता है। तो ये सारी बातें थी। हमने गर्भनिरोधक गोलियों के बारे में बात कर ली हमने, और साथ में हमने 2 तरह की, जो एक है ट्यूबेक्टोमी, एक है वैसेक्टोमी, है ना। एक है ट्यूबेक्टोमी जिसमें वासा डिफरेंशिया को काटा जाता है यानी शुक्रवाह को काटा जाता है। एक है ट्यूबेक्टोमी अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब को। एक होता है वैसेक्टोमी, है ना, इसमें उसको काटा जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बातें रह गई कि जो हम गर्भ को रोकने की बात आती है ना, तो वहाँ पर कुछ प्राकृतिक विधियाँ भी यूज में ली जाती हैं। क्या ली जाती हैं, प्राकृतिक विधियाँ भी यूज में ली जाती हैं। ये कॉन्डोम है या फिर IUD है या फिर ये यहाँ पर जो स्थायी विधियाँ हैं ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी, ये तो हैं ही। प्राकृतिक विधियों में क्या होती है, आवधिक संयम होता है, एक विधि है, मतलब आवधिक संयम का वेट करना पड़ता है कि जो हम जानते हैं निषेचन के जो चांसेस है वो 10 से 17वें दिन ज़्यादा होते हैं, तो इस दिन यहाँ पर यौन क्रिया नहीं करनी चाहिए, इसको आवधिक संयम कहते हैं ना। और एक इसमें आता है बाह्य स्खलन, वीर्य का स्खलन कहाँ किया जाता है, बाहर किया जाता है, ठीक है। एक हो जाता है दुग्धपान अनार्तव, है ना, ये होता है। इसमें क्या होता है कि जब तक माता शिशु को दूधपान कराती है तब तक क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की अधिकता के कारण, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की अधिकता के कारण जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट नहीं होता, तब तक भी कोई समस्या नहीं होती। तो इनका भी आप ध्यान रखिएगा। पूरा चैप्टर मैंने डिस्कस कर लिया है, बाकी और तो सभी जी हैं। एक परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में बात आती है ना, किसके बारे में, परिवार नियोजन कार्यक्रम, ठीक है। तो ये परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है ये स्टार्ट हुआ था 1951 को, तो ये हुआ था, ठीक है।
उसके बाद देखो एक है जो यौन संचारित रोग हैं, क्या है, यौन संचारित रोग, ठीक है, यौन संचारित रोग जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD, फुल फॉर्म पूछी जाती है STD की, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है ना। ये होते हैं जो कि पहला क्वेश्चन हमारा यही था, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी और भी इसके नाम है, एक VD होता है जिसको गुप्त रोग भी कहते हैं, या वेनेरल डिजीज, वेनेरल डिजीज भी इसकी क्या है, एक दूसरा नाम है। और STI भी इसको हम कहते हैं, STI का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, क्या कहते हैं, इन्फेक्शन भी इसको हम कहते हैं। या फिर देखिए सेक्सुअल ट्रैक, यहाँ पर एक और फुल फॉर्म आती है इसकी, है ना, उसका वो भी हो जाती है। बाकी देखिए एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी वर्ड भी आपको कॉपी में देखने को मिल सकता है, यानी बुक में। एक होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बाह्य स्थानिक भ्रूणता, है ना, बाह्य अस्थानिक भ्रूणता, अस्थानिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी, है ना, प्रेगनेंसी, ठीक है। अब इसका हिंदी वर्ड अस्थानिक भ्रूणता, अस्थानिक भ्रूणता या सहगर्भता भी इसको कह देते हैं, ठीक है। तो एक ये टॉपिक है, हो सकता है आपने देखना हो, मिला बुक में है ये। बाकी इससे क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है कि जहाँ निषेचन होता है, निषेचन होता है एम्पुला में, कहाँ होता है, एम्पुला में, अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में, है ना, निषेचन वहाँ होता है। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ विकसित होता है। अगर निषेचन की प्रक्रिया एम्पुला में ना आकर किसी और स्थान में हो जाए और भ्रूण क्या हो जाए, भ्रूण अंडवाहिनी में ही मान लो क्या हो जाए, अंतःरोपित हो जाए, या फिर अंडवाहिनी की जगह या गर्भाशय की जगह किसी और स्थान में चला जाए, तो फिर वहाँ पर वो अंतः स्थापित हो जाए और वहाँ विकसित हो, तो उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यानी कि जिस स्थान पर प्रेगनेंसी होनी चाहिए थी उसके अलावा किसी दूसरे स्थान पर अगर भ्रूण जुड़ रहा है माता के शरीर से, तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पर रिवाइज करा दिए हैं और आपके रिवाइजन हो भी गया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।